भारत की सरकार ने ऑफिशियली जो लाल किले में अटैक हुआ उसको एक टेरर अटैक डिजिग्नेट कर दिया है। ये एक नए वाइट कॉलर इकोसिस्टम को एक्सपोज करता है जो भारत में इमर्ज कर रहा है, और ये जंक्चर है भारत को, हर एक भारतीय को समझने की कि भारत के अंदर जो एक 0.5 फ्रंट है ये किस प्रकार से देश के लिए एक नया सुरक्षा हेडेक बनता आ रहा है। 0.5 फ्रंट एक ऐसा शब्द जिसका प्रयोग भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी ने किया था। उन्होंने ये बात बोली थी कि भारत की जो सेना है वो आज 2 फ्रंट वॉर, यानी कि एक फ्रंट पे पाकिस्तान और दूसरे फ्रंट पे चाइना को लड़ने के लिए तो तैयार है, लेकिन वो तैयार नहीं है इस चीज़ को लेकर जो एक राइजिंग थ्रेट भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बन रहा है, जो है 0.5 फ्रंट। ये 0.5 फ्रंट आफ्टर ऑल है क्या? ये आज अगर हम देखें तो ये कोई रेगुलर आर्मी नहीं है। ये भारत के अंदर छुपे हुए कुछ हिडन प्रेशर्स हैं जो भारत को अंदर से कमज़ोर कर रहे हैं और दीमक की तरह उसको खा रहे हैं। भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, उसने इस 0.5 फ्रंट को लेकर काफ़ी स्टडी की है और वो इस 0.5 फ्रंट को बहुत सीरियस नज़रिए से देखती है, क्योंकि इस 0.5 फ्रंट का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये एक सब कन्वेंशनल लड़ाई इंट्रा स्टेट लेवल पर है, जिसके तहत कुछ प्रेशर वेक्टर्स का प्रयोग किया जा रहा है। इन प्रेशर वेक्टर्स का प्रयोग का मतलब है कि यहाँ पर जो भारत के अंदर कुछ लोग बैठे हैं वो इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, साइबर एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉर ऑपरेशंस और सबसे इम्पोर्टेंटली प्रॉक्सी एक्टिविज्म, फाइनेंशियल पाइपलाइन के थ्रू कॉग्निटिव डोमेन ऑपरेशंस करते हैं। आप बोलेंगे कि ये क्या प्रकार के शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अगर मैं एक साधारण लैंग्वेज में बोलूँ एंड नॉट एक इंटेलिजेंस लैंग्वेज में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज अपनी रिपोर्ट्स में लिखती हैं, तो कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि इन लोगों का एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा सिंडिकेट है जो भारत के अंदर हेट को स्प्रेड करता है, नफरत की राजनीति को बोता है, लोगों को कंफ्यूज करता है, फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला के प्रोटेस्ट को फंड करता है, यूथ को रेडिकलाइज करता है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को स्लो करता है, लोगों का इंस्टीट्यूशंस के प्रतीक जो एक इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी है उसको डायरेक्टली चैलेंज करके कमज़ोर करता है। और इसका उद्देश्य रहता है कि भारत की सोसाइटी, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की राजनीति और किसी भी प्रकार से सरकार की डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है उसको इरोड किया जाए। ये इसलिए किया जाता है ताकि भारत हमेशा कमज़ोर रहे। ये लोग अपना एजेंडा नहीं चला रहे, ये लोग विदेशी ताकतों का एजेंडा भारत में भारतीय होने के नाते चला रहे हैं। ये आज का फिनोमिना नहीं, ये 1960-70 के दशक से चल रहा है, जब उस समय कुछ बाहरी ताकतों ने भारत के अंदर नक्सलिज्म के पूरे डिबेट को चालू किया था। जो डिबेट नक्सलिज्म से चालू हुआ, फिर वो डायस्पोरा के तहत खालिस्तान प्रोपोगेंडा के दौरान, जिसमें डायस्पोरा का प्रयोग करके एक ग्लोबल कैंपेन भारत की छवि को बर्बाद करने का चलाया गया। उसके बाद टीवी और मीडिया के आने के दौरान और टीवी मीडिया के प्रोलिफरेशन के बाद जो कश्मीर में जिहाद चलाकर पूरे विश्व तौर पर कश्मीर की जो इंसर्जेंसी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग मूवमेंट थी, जो पाकिस्तान ने एक टेररिज्म के तहत मैनिफेस्ट करी, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का रिप्रेशन दिखाना, ये पूरा का पूरा मुहिम तब से चलती आ रही है। लेकिन इस पूरे के पूरे 0.5 फ्रंट के गेम में 2010 से कुछ बहुत बड़े बदलाव देखे गए हैं, क्योंकि 2010 से सोशल मीडिया जब से उजागर हुआ, उस समय सोशल मीडिया ऑर्कुट होता था, ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया, फेसबुक के बाद मेटा बना, और आज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम से ये जितने भी इनक्रिप्टेड से लेकर नॉन इनक्रिप्टेड पब्लिक सोशल मीडिया ऐप्स हैं, इनके थ्रू एक हाइब्रिड पावर प्ले किया जा रहा है। इस हाइब्रिड पावर प्ले में सबसे बड़ी बात क्या है कि अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन को पेश करके लोगों के कॉग्निटिव लेवल को, यानी कि आपकी सोच को ऑल्टर करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज़ समझ लीजिए, 0.5 फ्रंट जो है उसका उद्देश्य केवल सिंपल है, वो भारत में सोशल यूनिटी तोड़ना चाहती है, छोटे छोटे इंसिडेंट्स को एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई के नज़रिए से पेश करना चाहती है। उसका उद्देश्य है कि भारत के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लोगों का उन इंस्टीट्यूशन से ट्रस्ट इरोड हो। सबसे महत्वपूर्ण, वो प्रोजेक्ट्स को आज ओपोज करने के लिए, सरकार की नीतियों को आज ओपोज करने के लिए, सरकार की लेजिटिमेसी को ओपोज करने के लिए प्रोटेस्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। 0.5 फ्रंट जो भारत के अंदर है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर होगा, लोग सड़कों पर उतरेंगे, तो लोग सड़कों पर उतरने के बाद जो स्टेट की कैपेसिटी है आज इन प्रोटेस्ट्स को मैनेज करने की,
वो ओवरलोड हो जाएगी। क्योंकि अगर भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के प्रोटेस्ट होने लग जाएं, उसकी वजह से जो भारत की पुलिस पैरामिलिट्री है, अगर वो ओवरबर्डन्ड कैपेसिटी में इन प्रोटेस्ट्स को टैकल करने में लग जाए, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक छवि क्रिएट की जा सकती है, जिसमें सोशल मीडिया का प्रयोग करके कुछ इमेजेस मैन्युफैक्चर करके दिखाई जा सकती हैं, जिनमें ये दिखाया जाए कि किस तरीके से भारत के अंदर एक अथॉरिटेरियन रिजीम है जो आज किसी भी प्रोटेस्ट को एक ब्रूटल तरीके से पहली बात तो यहाँ पर टैकल करने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जितने भी लोग हैं, इनका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि ये सिर्फ प्रोटेस्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ये प्रोटेस्ट्स को इंटरनेशनलाइज करते हैं। प्रोटेस्ट को इंटरनेशनलाइज करने से इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत की पूरी छवि खराब होती है, ये वही पैरामीटर है जो नक्सलिज्म से, खालिस्तान प्रोपोगेंडा से, कश्मीर जिहाद से आज तक चलता आ रहा है। लेकिन एक चीज़ को समझिए, ये जितने भी 0.5 फ्रंट वाले हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर ये करना नहीं है। आज देश के लोगों को ये लगता है कि ये जो 0.5 फ्रंट वाले हैं, ये जुडिशरी में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, अलग अलग स्थानों में थिंक टैंक्स में हैं, और यहाँ पर बैठ के देश को अंडरमाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप इसको इस छोटे मायोपिक नज़रिए से देखते हो, तो आप इन लोगों का लार्जर गेम मिस कर बैठते हो। चीज़ को समझिए, इनका लार्जर ऑब्जेक्टिव है कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि ये देश के अंदर एक नई रणनीति पे काम कर रहे हैं बड़े लंबे समय से। इनका रणनीति का तरीका बिल्कुल सिंपल है, चेंज द स्टोरी, चेंज द सोसाइटी। कहने का मकसद ये है कि यदि आप एक सोसाइटी के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो सोसाइटी के अंदर एक कहानी ऐसी मैन्युफैक्चर कीजिए कि उस मैन्युफैक्चर्ड कहानी से सोसाइटी का नज़रिया ऑटोमेटिकली बदल जाए। इसको करने के लिए इस 0.5 फ्रंट ने आज इस प्रेजेंट सोशल मीडिया और इन्फॉर्मेशन एज में अलग अलग चीज़ों का सहारा लिया है। इसमें टेक्स्ट बुक्स हैं, इसमें जनरल बुक्स हैं, इसमें आज फिल्म्स हैं, OTT की सीरीज़ हैं, इसके साथ साथ सेमिनार्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, एडिटोरियल्स हैं न्यूज़पेपर्स में, और सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो विश्व तौर पर बनाकर प्रोपोगेंडा के तहत पूरे विश्व में प्रोपोगेट की जाती हैं, जिसमें हर जगह उद्देश्य केवल एक है कि इन सारी चीज़ों को आप टेक्स्ट बुक से लेकर, जनरल बुक से लेकर, एडिटोरियल से लेकर, फिल्मों से लेकर, OTT से लेकर, सेमिनार से लेकर, डॉक्यूमेंट्रीज से लेकर, इन सारों को अगर एकजुट करके एक कॉमन थ्रेड आइडेंटिफाई करें, तो एक ही कॉमन थ्रेड है कि भारत एक ऑपरेसिव देश है और इस ऑपरेसिव देश में एक अथॉरिटेरियन रिजीम है। इस अथॉरिटेरियन रिजीम को उखाड़ फेंक कर एक लिबरल रिजीम यहाँ पर लेकर आनी है। यहाँ पर इन लोगों ने इस परसेप्शन को एक नया बैटलफील्ड बना दिया है, क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये बंदूकों से नहीं, लोगों के माइंड में लड़ी जा रही है। और ये जो लड़ाई है, इसको आज इस नज़रिए से लड़ना है कि हर एक भारतीय को अपनी ही संस्कृति को लेकर, आज अपने ही कल्चर को लेकर, अपनी ही फिलॉसफी को लेकर उसको शर्मिंदी पैदा हो, उसको ये चीज़ पैदा हो कि उसको लगे कि वो किस प्रकार के देश में है जहाँ पर इतना अत्याचार है, और इस तरीके से पेश करो चीज़ें कि उसको लगे कि हम एक कल्चरली इन्फीरियर देश में रहते हैं। अब ये गेम कैसे मैनिफेस्ट होता है, ये गेम बड़ा दिलचस्प है। मैं आपको एक साधारण सी एग्जाम्पल देता हूँ। 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। रशियन रेवोल्यूशन के दौरान जो मार्क्सवादी सोच थी कार्ल मार्क्स की, उसके तहत विश्व के पहले रेवोल्यूशन के तहत एक कम्युनिस्ट सरकार बनी थी। कम्युनिस्ट सरकार बनने के बाद 1920s में ये जितने भी मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स थे, ये सारे के सारे जर्मनी में एकजुट हुए। जब ये जर्मनी में एकजुट हुए तो वहाँ बैठकर इन्होंने चर्चा ये करी कि भाई रशिया में रेवोल्यूशन तो हो गया, लेनिन ने मार्क्स के आइडियाज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई करके रेवोल्यूशन तो कर लिया, लेकिन सवाल उठता है कि ये रेवोल्यूशन अब दूसरे देशों में कैसे पहुँचाया जाए, ये रेवोल्यूशन दूसरे देशों में कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, और ख़ास करके उन देशों में कैसे पहुँचाया जाए जहाँ पर जिस तरीके से रशिया की जो परिस्थिति थी कि अर्बन वर्कर्स थे, एक्सप्लॉयटेशन था, वो सब ना हो। ये सब जब लोग ये चर्चा कर रहे थे तो ये मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जर्मनी में बैठकर चर्चा करना शुरू कर बैठे। 1920 के दशक में, 1920s में जब ये जर्मनी में बैठे तो जर्मनी में इन्होंने फ्रैंकफर्ट नाम की सिटी में एक फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म इस्टेब्लिश किया। ये जो फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म बना, इस फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ मार्क्सिज्म के तहत ये जर्मनी के अंदर बैठ के सारे स्कॉलर्स ने चर्चा करी कि किस प्रकार से उन देशों में रेवोल्यूशन, क्रांति लाई जाए जो रशिया में आई, जो आज अगर उस परिस्थिति जो रशिया वाली थी वो उन देशों में ना एग्जिस्ट करे।
जब ये डिबेट चल ही रहा था तो 1930 के अर्ली डेकेड में, अर्ली स्टार्टिंग एरा में हिटलर जर्मनी में आ गया। जैसे ही हिटलर जर्मनी में आया, ये सारे के सारे मार्क्सवादी स्कॉलर्स जो थे तुरंत जर्मनी छोड़कर अमेरिका भाग गए। समस्या थी, अमेरिका गए जो कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी। वहाँ पर बैठ के इन मार्क्सिस्ट्स ने चर्चा करी कि अब हम मार्क्सवादी सोच को कैसे अपनाएंगे। दिक्कत ये थी, अमेरिका कैपिटलिस्ट देश, वहाँ बैठकर मार्क्सवादी सोच की चर्चा आप कैसे करोगे। इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले तो इन्होंने सोचा कि हम ये मार्क्सवादी शब्द अगर अमेरिका में बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर ही कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो इन्होंने उस मार्क्सवादी सोच को कवर अप करने के लिए उसको एक नया नाम दिया, कॉल्ड क्रिटिकल थ्योरी। जब ये क्रिटिकल थ्योरी पूरी बनी तो 1930 के दशक में जब ये अमेरिका में क्रिटिकल थ्योरी का गठन हुआ, इस क्रिटिकल थ्योरी के तहत वही मार्क्सवादी सोच सिर्फ एक नए नाम के तहत आ गई। अब सवाल ये था कि हमें अगर किसी देश में एक रेवोल्यूशन या क्रांति लानी है और उस देश में वो कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती जो रशिया में थी, जिसके तहत लेनिन ने रशिया में रेवोल्यूशन क्रिएट किया, तो हम उस देश में क्रांति कैसे लाएं। अब क्योंकि ये अमेरिका में बैठे थे, अमेरिका में बैठकर इन्होंने मार्क्सवादी सोच को एक क्रिटिकल थ्योरी का कवर दिया था, तो इन्होंने अमेरिका की परिस्थिति समझी और समझने के बाद एक नया निर्णय लिया कि यहाँ पर हम जो गेम खेलेंगे वो गेम सिंपल है, हम यहाँ पर ब्लैक वर्सेस वाइट की बात करेंगे। तो इन्होंने क्रिटिकल थ्योरी का एक वेरिएंट निकाला, क्रिटिकल रेस थ्योरी। क्रिटिकल रेस थ्योरी के तहत बात सिंपल थी, अमेरिका की सोसाइटी को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग था कि अमेरिका की सोसाइटी में एक ऑप्रेस्ड क्लास है, इसके बाद एक ऑप्रेसर क्लास है जो कि बेसिकली ऑप्रेस्ड क्लास को दबा रही है, दबोच रही है, उसका जीना मुश्किल कर रही है। और ये करने के लिए तीसरा उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट है स्टेट पावर। अब ये जो जितने भी क्रिटिकल थ्योरी उर्फ अलियास पुराने मार्क्सिस्ट जितने भी थे, इन्होंने एक निर्णय ले लिया कि किसी भी देश में क्रांति लानी है उसकी संस्कृति पे असॉल्ट करो। ध्यान दो, ये 0.5 फ्रंट भारत में वही क्रिटिकल थ्योरी का एजेंडा आज भी चला रहा है। आप सोच रहे होंगे कि पिछले 5 मिनट में आपको कुछ अंशंट ज्ञान दे रहा था, लेकिन अगर आपने मेरी चीज़ समझी ध्यान से तो आप इस एजेंडा को समझोगे और 0.5 फ्रंट का भारत में क्या ऑब्जेक्टिव है उसको क्लियर कट समझ जाओगे। चीज़ को समझिए, इन लोगों ने, क्रिटिकल थ्योरी वालों ने सिर्फ ये चर्चा करी, अगर हमें किसी देश में क्रांति लानी है, उस देश के कल्चर को, उस देश की संस्कृति को इतना टारगेट कीजिए, इतना बर्बाद कीजिए, इतना डिस्ट्रॉय कीजिए कि उस देश के लोग उस संस्कृति से नफरत करें, उस कल्चर से नफरत करें, उस वे ऑफ लाइफ से नफरत करें और उस सोसाइटी में अनरेस्ट ऑटोमेटिक होगा। यही चीज़ इन्होंने अमेरिका में अपनाई। कैसे अपनाई? वहाँ पर बोल दिया ब्लैक वर्सेस वाइट। बोला कि भाई जो वाइट्स हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, जो ब्लैक्स हैं वो बेसिकली दब रहे हैं। तो वाइट कौन है? वाइट एक ऑपरेसर है। ऑपरेस कौन हो रहा है? ब्लैक हो रहा है। और ब्लैक ऑपरेस कैसे हो रहा है? एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। इंस्ट्रूमेंट क्या है? स्टेट। स्टेट यानी कि सरकार। सरकार किसके हाथ में है? वाइट्स के हाथ में है। आज तक अमेरिका की सोसाइटी में ब्लैक वर्सेस वाइट और वाइट का डोमिनेंस सरकार में, सफ़ेद गोरे लोगों का डोमिनेंस सरकार में, ये डिबेट आज तक अमेरिका की सोसाइटी को अंदर से खोखला बनाता आ रहा है। सबसे बड़ी बात, ये लोग सिर्फ अमेरिका में नहीं रुके, इन्होंने इसी क्रिटिकल थ्योरी को, इसी क्रिटिकल थ्योरी के टेनेट्स और इसी क्रिटिकल थ्योरी के इन पॉइंट्स को भारत में भी अपनाया। भारत जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, मार्क्सवादी सोच के जो स्कॉलर्स थे, सबसे पहले इन मार्क्सवादी सोच के स्कॉलर्स ने भारत के इतिहास को लिखना शुरू करा। भारत के इतिहास को लिखना किस तरीके से शुरू करा? इस तरीके से थ्योरी पेश करी कि भारतीय नाम के लोग कोई होते ही नहीं थे। यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ सबसे पहले आर्यन इन्वेजन थ्योरी। कितनी आयरॉनिकल बात है और कितनी सरप्राइजिंग बात है, आप सोच के देखिए। आज इतिहासकार जो ये मार्क्सवादी सोच के थे, जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा, जिससे कि इन्होंने इस कल्चरल लेवल पर असॉल्ट चालू किया, जो 0.5 फ्रंट का मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था, टेक्स्ट बुक लेवल पर गेम खेलना यहाँ से शुरू होता है। आज आप देखिए कि जो पुरानी टेक्स्ट बुक्स थी उनमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, उसमें लिखा है कि भारत में एक सिंधु घाटी सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। पहली बात तो देयर वाज नथिंग कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप भारत में बाहर से आ रहे हैं तो आप इंडस नहीं, सबसे पहले सरस्वती नदी देखते हैं, जिसका वॉल्यूम इंटेंसिटी आज रिसर्च स्पेस सैटेलाइट की इमेजरी प्रूव कर चुकी है कि इंडस से बड़ी थी। लेकिन इन लोगों ने पहली बार सरस्वती को कमज़ोर किया और कमज़ोर करके वहाँ पर इंडस को पेश किया। खैर, उस डिबेट में नहीं जा रहे, लेकिन दूसरा पॉइंट देखिए, इन्होंने बोला कि एक सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इन्हीं के पॉइंट को मानते हैं। फिर ये कहते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया, किसी कारणों से हो गया, वो भी मानते हैं। फिर ये कहते हैं कि इस एरिया में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सिविलाइजेशन का पूरा डिक्लाइन हो गया, उसके बाद आर्यन जो हैं वो यूरोप से आए
और वो यूरोप से आए हुए आर्यन इस ऐसी जगह में आकर बसे जहाँ पर एक सिविलाइजेशन कोलैप्स कर चुकी थी, और वहाँ पर आने के बाद उन्होंने यूरोप से आकर वेदाओं का गठन किया और वेदाओं को संस्कृत में लिखा, यानी कि संस्कृत का जो ओरिजिन है वो भी यूरोप से है। कमाल की बात है। पहली बात, ह्यूमन माइग्रेशन आज की डेट में अगर विश्व लेवल पर कोई भी पढ़ता है, एक चीज़ प्रूवन है कि ह्यूमन माइग्रेशन कभी भी किसी कोलैप्सिंग एरिया में नहीं होती। जिस एरिया में एक सिविलाइजेशन कोलैप्स कर चुकी है उस एरिया में कोई ह्यूमन माइग्रेशन नहीं होती। तो ये जो पूरी थ्योरी थी आर्यन इन्वेजन की, ये एक मिथ था। इस तरीके से इस मिथ को पहले मैन्युफैक्चर किया गया ताकि लोगों को भारत में ये चीज़ क्लियर हो जाए कि भारतीय नाम का कोई नहीं है, भारत एज अ सिविलाइजेशन कुछ नहीं है। भारत एक मॉडर्न देश है जो 1947 में पैदा हुआ है, भारत उससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस तरीके से पॉइंट 5 फ्रंट ने सबसे पहला ये कल्चरल असॉल्ट भारत के ऊपर किया। इस कल्चरल असॉल्ट से जो एक पूरी ब्रीड ऑफ इंटेलेक्चुअल क्लास पैदा हुई, आप सोच के देखिए कि आज तक वो इंटेलेक्चुअल क्लास, आज तक वो पढ़ी लिखी क्लास, आज तक वो पूरा पढ़ा लिखा वर्ग इसी चीज़ को मानता है कि बाहर से आर्यन आए थे, और वो जो आर्यन आए थे उन्होंने एक आर्यन इन्वेजन करके पूरी यहाँ पर सभ्यता को मैन्युफैक्चर किया, और उन आर्यंस का एक प्रकार से द्रविडियन लोगों के साथ अनबन था। इस अनबन को इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया? क्रिटिकल थ्योरी वालों ने, आर्यन वर्सेस द्रविडियन। द्रविडियन कहाँ है? साउथ में। आर्यन कहाँ है? नॉर्थ में। ये जो क्रिटिकल थ्योरी थी, अब आप देखिए, आर्यन नॉर्थ में है, द्रविडियन साउथ में है। तो पहली बात, आर्यन और द्रविडियन का कल्चर सेम नहीं है, जबकि कल्चर ऐतिहासिक तौर पर सेम था। इस कल्चर को फिर तोड़ा गया। कैसे तोड़ा गया? आर्यन की संस्कृति अलग, द्रविडियन की संस्कृति अलग। अगर आर्यन अलग है और द्रविडियन अलग है, ये दोनों एक नहीं है, तो भारत एक था ही नहीं। चीज़ को समझिए। पॉइंट 5 फ्रंट, आप सिर्फ इस नज़रिए से मत देखिए कि वो सिर्फ प्रोटेस्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। मैं फिर बोलूँगा, पॉइंट 5 फ्रंट ने आपके ऊपर जो कॉग्निटिव लेवल पर वॉर किया है, आप उसको इतनी जल्दी अंडू नहीं कर सकते। इन्होंने आर्यन को और द्रविडियन को अलग बताया, जबकि अलग नहीं थे। इन्होंने बोला आर्यन द्रविडियन अलग हैं। उस आर्यन द्रविडियन एजेंडा का नतीजा आप आज देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग बातें करते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड की, कुछ लोग बातें करते हैं कि हमारा नॉर्थ से कोई लेना देना नहीं, हम अलग हैं, हमारी संस्कृति अलग है, और कुछ लोग इस हद तक चले जाते हैं ये कहते हुए, जो आपने सुना होगा, आई एम वेरी सर्टन, कि अगर हमारे को नॉर्थ ने तंग करने की कोशिश करी तो हम साउथ अपने आप को अलग कर देंगे। आप सिर्फ गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा आइडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। ये आइडिया प्रोपोगेट किया जा रहा है, ये आइडिया बोला जा रहा है। ये आइडिया का आइडियोलॉजिकल बेस आर्यन वर्सेस द्रविडियन डिवाइड है। आर्यन वर्सेस द्रविडियन डिवाइड को आज नॉर्थ साउथ डिवाइड के नज़रिए से देखा जा रहा है। ये देश को तोड़ने की एक शक्ति है, जिस शक्ति को यहाँ पर आपके सामने इस हिस्टोरिकल नरेटिव और टेक्स्ट बुक वॉर के थ्रू पेश किया गया। ये लोग सिर्फ यहाँ नहीं रुके। क्रिटिकल थ्योरी में इन्होंने सिर्फ आर्यन वर्सेस द्रविडियन क्रिएट नहीं किया। आर्यन वर्सेस द्रविडियन के बाद इन्होंने जो सो कॉल्ड आर्यंस थे, जो कि सो कॉल्ड हिंदू समाज था, इन्होंने उस हिंदू समाज के अंदर भी एक अपना नरेटिव पेश किया। इन्होंने ये बोला कि भाई पहली बात तो हिंदूज जो हैं वो 4 अलग अलग वर्णाओं में बहुत यहाँ पर रिजिडली डिवाइंड है। पहली बात तो जिसने भी वर्ण सिस्टम पढ़ा है, आज अगर आप वेद की कोई किताब या वेद को ही ओरिजिनली संस्कृत में पढ़ लें तो सबसे पहली बात है कि जो वर्ण आश्रम सिस्टम था वो एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था। आप यदि ब्राह्मण पैदा हुए हैं तो वेद कहता है कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर ब्राह्मण वर्ण में पैदा हुए हैं तो आप ब्राह्मण ही रहेंगे। कल को आप ब्राह्मण पैदा हुए, लेकिन मान लीजिए कि ब्राह्मण पैदा होने के बाद आपने वॉरफेयर के अंदर मास्टरी करी, तो आप ब्राह्मण में पैदा वर्ण में होने के बाद आप क्षत्रिय बन सकते हैं। आपका ये पूरा का पूरा वर्णा सिस्टम का गेम था मेरिट पे। आपका वर्णा सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट था मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी पे। लेकिन ये क्रिटिकल थ्योरी ने देखिए क्या किया, इन्होंने एक एकेडमिक थिंक टैंक के तहत भारत में ये नैरेटिव फैलाया कि पहली बात तो 4 वर्णा 4 कंपार्टमेंट्स हैं। एक वर्णा से आदमी दूसरे वर्णा में नहीं जा सकता। इतिहास गवाह है इस बात का। एक वर्णा से दूसरे वर्णा में मोबिलिटी कंप्लीटली अलाउड थी। कोई भी वेदा की किताब उठा के पढ़िए। यहाँ पर कई लोग अनपढ़ों की तरह अनफॉर्चुनेटली बात करते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है? किताब पढ़ के देखिए सर। मैं आपको बताता हूँ कौन सी किताब पढ़िए। राजीव मल्होत्रा ऑथर हैं, पढ़िए उनकी किताबें। 13 किताबें लिखी हैं, पढ़ के देखिए, समझिए अपने आप। बिफोर क्वेश्चनिंग रीड।
सिर्फ ब्लाइंड ओबीडियंस मत कीजिए जो आपके ऊपर एक प्रोपोगेंडा चलाया गया है। हमारे यहाँ के जो वर्ना सिस्टम था, क्योंकि उसमें ये जो इनहेरेंट फ्लेक्सिबिलिटी थी उसको जब कंपार्टमेंटलाइज करके पेश किया गया, तो इसके पीछे की भी वही स्टोरी थी जो अमेरिका की स्टोरी थी, ब्लैक वर्सेस वाइट। उसी मॉडल को इंडिया में अपनाना था, पर यहाँ पर ब्लैक वर्सेस वाइट नहीं था, तो उसको कैसे अपनाएंगे? एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के साथ साथ बाकी नीचे जितने वर्ण के लोग हैं उनको ब्राह्मण सप्रेस करता है। सप्रेस कैसे करता है? एक टेक्स्ट बुक के थ्रू। सरप्राइजिंग बात है, सनातन धर्म के अंदर आज एक ऐसी कोई मात्र किताब नहीं है जिसको आप कह सकते हैं कि ये सनातन धर्म की एक एसेंशियल किताब है जो पूरे सनातन साइंस को एक्सप्लेन करती है। सनातन धर्म की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि वो एक फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि जो किताब आपको पसंद हो आप उस किताब के मैसेज को समझिए, पढ़िए और अपने जीवन को और अपनी जीवन शैली को उस नज़रिए से जिए। लेकिन सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए, क्योंकि यहाँ पर एक टेक्स्ट अपनाना था, एक ऐसे टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करना था जिससे कि ये सपोर्ट कर पाते इस नैरेटिव को कि ब्राह्मण जो है दूसरों पे अत्याचार कर रहा है। तो यहाँ गेम उठा इसी क्रिटिकल थ्योरी का भारत के अंदर मनुस्मृति। आप मुझे एक बताइए, इस मोमेंट पर ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं, आई एम वेरी सर्टन हर एक सनातनी व्यक्ति जो इस वीडियो को देख रहा है, हर एक भारतीय नागरिक जो इस वीडियो को भारत या अन्य किसी देश में बैठा हुआ देख रहा है, मुझे एक बात कमेंट में लिखकर बताइए, कितने लोगों के घर में फॉर दैट मैटर मनुस्मृति होती है? हर व्यक्ति के घर में भगवत गीता होती है, हनुमान चालीसा होता है, अलग अलग टेक्स्ट होते हैं। कोई शिव भगवान में मानता है, कोई हनुमान भगवान में मानता है, कोई राम में मानता है, कोई किसी भगवान में मानता है। कौन से आज की डेट में सनातन धर्म के सनातन फॉलोअर्स हैं जो आज की डेट में मनुस्मृति में मानते हैं? लेकिन यहाँ पर इन लोगों के एजेंडा को समझिए। ये 0.5 फ्रंट बार बार सुबह से रात आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद दिला रहा है इस एजेंडा के तहत कि हिंदू इज इक्वल टू ब्राह्मण, हिंदू इज इक्वल टू ब्राह्मण इज इक्वल टू मनुस्मृति, हिंदू इज इक्वल टू मनुस्मृति। इनका उद्देश्य ये है कि मनुस्मृति टेक्स्ट को उस लेवल पर एलिवेट कर दीजिए कि सनातन धर्म से वो टेक्स्ट जुड़ जाए, और जब सनातन धर्म से वो टेक्स्ट जुड़ जाए तो उसके तहत आप सोसाइटी को एटमाइज करके डिवाइड कर दीजिए। इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आर्यन वर्सेस द्रविडियन, ब्राह्मण वर्सेस रिमेनिंग वर्ना, सिर्फ ये गेम नहीं खेल रहे। इसी प्रॉब्लम में आता है हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इसी प्रॉब्लम में आता है हिंदू वर्सेस सिख, जिसमें खालिस्तान का पूरा इशू क्रिएट कर देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जब तक आप इन लोगों के इस लार्जर कल्चरल वॉर को नहीं समझोगे, आप इनका एजेंडा नहीं समझ पाओगे। इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि भारत की सोसाइटी एकजुट ना हो, सनातन सोसाइटी एकजुट ना हो, सबको दिस वर्सेस दिस में बांटा जाए। सबको यहाँ पर ब्राह्मण वर्सेस रिमेनिंग वर्ना, आर्यन वर्सेस द्रविडियन, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, सिख वर्सेस हिंदू, क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू वर्सेस मुस्लिम, इस नज़रिए से सोसाइटी को अलग अलग वर्गों में बांट के रखो। और जब आप अलग अलग वर्गों में बांट के रखोगे, इस तरीके से एक चीज़ तय है कि सोसाइटी एकजुट नहीं होगी, एकजुट नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, यूनिटी नहीं होगी, विकास नहीं होगा। डेवलपमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप इस एक दूसरे की एटमाइजेशन, जो अलग अलग एटम्स में आपको बांट के रखा है, आप लड़ते रहेंगे। 0.5 फ्रंट का एजेंडा ये है। 0.5 फ्रंट जो आपके सामने ये प्रोजेक्ट को ओपोज करना, प्रोटेस्ट को मैन्युफैक्चर करना, एक वाइट कॉलर ये इकोसिस्टम को क्रिएट कर देना, ये छोटे इंसिडेंट्स हैं। इन इंसिडेंट्स को इस लार्जर अम्ब्रेला में पेश करके देखिए। ये लार्जर अम्ब्रेला जो है, ये जो क्रिटिकल थ्योरी का भारत में एप्लीकेशन है, नॉर्थ वर्सेस साउथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, आज की डेट में सिविल अनरेस्ट, प्रोटेस्ट, ये सारे इस साइकिल का एक हिस्सा है। आई बिलीव अब आपको कम से कम इन लोगों का पूरा इकोसिस्टम इस वीडियो के बाद कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।